हाँ दोस्तों, तो फिर ये सीटेट 2018 का पेपर है। और 2018 का सभी पेपर लगाने से क्या होता है कि ये इन्हीं पेपरों से एग्ज़ाम में जो पेपर बनाया जाता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं, इन्हीं पेपरों से आते हैं। इनको जितना ज़्यादा हो सके इनका रिवाइज़ करो और इनको पढ़ना चाहिए। तो इसको रिवाइज़ करने से वहाँ पे क्या होता है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, टाइम की बचत होती है। और ये हमारा सीटेट 2000 का पेपर है। तो ये सीटेट 2018, ये है सीटेट 2018 लिखा हुआ है, देख लिया आपने। तो अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। तो इसके हम 30 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराएंगे और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिए। आगे हम इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। अब आपको सही से सब दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। हाँ, अब ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। थर्ड ऑप्शन है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। अब आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आप चूज करिएगा और फिर मैं बताती हूँ इसको। सबने पढ़ लिया होगा, आपको जो सही लग रहा है वो आपको बताइए, नहीं तो नहीं पता। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो यह बच्चों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको देखना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित एवं योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। थर्ड ऑप्शन है इसमें यह वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी और शेल्फ में यानी अलमारी में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको देखना है, एक मिनट। पाठ्यक्रम को ये है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। इसमें फोर्थ ऑप्शन हो चुके हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों। अधिगम सीखने के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम सीखना करते हैं जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इन सभी
क्रियाओं को अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों को खुली अलमारी में रखकर उपलब्ध कराया जाए, जो अधिगम कार्य अधिक सुगमता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ठीक, इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव में बाद में जब वीडियो लास्ट में वीडियो को मैं बताऊंगी, आप देखते रहिएगा। इसको आधा अधूरा नहीं देखना है आपको। अगर आधा देखोगे तो आप अपना लॉस कर लोगे, इसलिए आप इसको पूरा वीडियो को देखना है। मैं इसमें कैसे जान जाती हूँ कि इसमें ये ऑप्शन सही है, तो ये आपको जानना है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसमें आपको मैं जूम करती हूँ, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको देखना है, निकाल। इसमें थर्ड ऑप्शन है, वे एक राज्य या राष्ट्र अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करती हैं। अब इसमें पहला थर्ड का इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है, तो ये है वे संसाधन रहित संदर्भ। ये कुछ नहीं करेगा, पहले से ही बंद है। अच्छा बनेगा वो पहले को, टाइम बहुत लगता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको कैसे राइट लगा, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षा 5th तक छोटे बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तक में कहानी, रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। ठीक, अब इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेकंड मानवतावाद सिद्धांत, थर्ड व्यवहारवाद या रचनावाद। अब इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? 2 मिनट का टाइम है, आप सोच लीजिए अच्छे से, मैं बताती हूँ। सोच लिया होगा आपने। अब इसमें है फोर्थ ऑप्शन रचनावाद। क्योंकि रचनावाद कैसे सही है, इसमें देखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों को अधिगम सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं और पर्यावरण का अनुभव करके, अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संदर्भ में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। अब हमें आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है हमारा, जूम कर लें थोड़ा सा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, अब इसमें लिखा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि
वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो इसमें हमारा फिफ्थ का आपको 2 मिनट का टाइम है, आप देख लीजिए कौन सा सही है। मैं बताती हूँ। फिफ्थ में हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षक से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध करने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। अब हमारा 6 क्वेश्चन देखिए, यह सही से देख रहा होगा सबको। ये देखिए 6 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब 2 मिनट का टाइम है, आप देख लीजिए, मैं बताती हूँ 6 का कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए 6 का फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन। अब इसमें वास्तविक जीवन जो सामने है वो सीख रहा है बच्चा, वो सबसे सही होता है। तो इसमें शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऐसे शिक्षक को वास्तविक दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करनी जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। सेकंड ऑप्शन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए। फोर्थ शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। अब इसमें आपको 2 सेकंड टाइम है, आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ 7th का हमारा कौन सा सही है, आपको कौन सा सही लग रहा है। 7th का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। अब इसमें मॉनिटरिंग करने के लिए क्यों कहा गया है, आप ये सोच रहे होंगे। इसमें अनुशासन जो अधिगम वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग निगरानी करने में। मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करने में, तो निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपना मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें उन्हें अपनी गतिविधियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। अब हमारा 8 क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, करते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार करने के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब 8 का सेकंड ऑप्शन आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका है। इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता, कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब हमारा 9 क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ पियाजे के सिद्धांत। अब इसमें पियाजे के सिद्धांत है, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है,
बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें विकास गुणात्मक चरणों में होता है। अब पियाजे, अब इसको आपको ये भी देखना है कि पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। पियाजे स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उनके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, कहा जाता है। इसके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता और परिमार्जित होता रहता है। अब हमारा क्वेश्चन होता है 10, ठीक है। हमारा ये 10 क्वेश्चन हो गया। इसमें है, इसको हम जूम करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब इसमें नहीं पूछा है, यही एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें नहीं लिखा है तो उस पर तुरंत आपको लाइन खींचना है, ठीक। नहीं पर क्या करना है आपको? लाइन खींचना है। तो वहाँ पर जैसे ही आपको नहीं दिखे तो आपने उस पर लाइन खींच दी, नहीं पे, तो ये नहीं पर लाइन हो गई। अब आगे इसको देखते हैं। ये देखिए, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनुक्रमणीयता, ठीक, अनुक्रमणीयता। अब सेकंड ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब थर्ड है प्रतीकात्मक विचार का विकास। फोर्थ है अहमान्यता। अब इसमें आपको कौन सा सही है? 10 का आपको देखना है। 10 का सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें दूसरी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक है। पहली, आपको मैंने 4 अवस्थाएं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें दूसरी अवस्था है पूर्व संज्ञा अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित, स्वयं व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा के